हिमाचल प्रदेश का जीके पढ़ेंगे आप। वजन रिकॉर्ड्स, हाय हाय हाय, हेलो भाई, चलो रेडी हो सब लोग? एक बार जल्दी से यस सर कमेंट कर दीजिए। देखो अगर आप थोड़ा सा मेरे से पीछे हो तो लाइव जो नाम आ रहा है ना, उस लाइव नाम पर आप क्लिक करोगे तो आप एकदम मेरे बराबर पहुंच जाओगे, ठीक है? तो टाइमिंग इशू नहीं रहेगा। स्टैटिक जीके में हम पूरे अपने 28 राज्यों को कवर करेंगे और बाकी बचे हुए अपने केंद्र शासित भी 1 बाय 1 कवर करेंगे। एक बार मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अपन किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमने इस पीपीटी फाइल में ऐड किया है। देखो तो आपको बताते हैं, इस तरीके से हमने इसको डिजाइन किया ताकि आपको इमेजिनेशन के साथ सारी चीजें क्लियर हो जाए। हर चीज को डिटेल से डाला। आप एक बार एक सरसरी नजर में देख लीजिए किस तरीके से इमेजिनेशन का यूज हुआ है और अपन किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। इस तरीके से अपन एक एक चीज को देखकर पढ़ेंगे। प्रमुख मंदिर है, प्रमुख पर्यटन स्थल है, ठीक है? इस प्रकार से सारी चीजों को अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलो भाई करें शुरू। तो दिख रहा होगा सब बच्चों को? तो आप अपने साथ वाले जितने भी पढ़ने वाले हैं, जिन बच्चों को पता नहीं है, उनको एक बार आप जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए और फिर करते हैं अपनी क्लास शुरू। चलिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। राज्य का नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश। इसकी डिटेल्स हम देखें तो हिमाचल की राजधानी क्या है? शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। आगे मैप में लोकेशन भी फाइंड आउट करेंगे कि शिमला जो राजधानी है वो कहां पर लोकेटेड है। आगे देखिए जनसंख्या, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या वो भारत की, पूरे भारत की कितनी है भाई? सर यहाँ तक का दिक्कत नहीं आ रहा, क्लियर पूरा? चलो ठीक है भाई। अगर देखो थोड़ी सी क्वालिटी इश्यू हो तो आप एक काम करना, जो आपके पिक्सल है उसको 360 पर कर लेना ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए, है ना? नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगा पूरी कि वॉइस भी एकदम से क्लियर आए और क्लास भी एकदम प्रॉपर वे में अपनी हो, ठीक है? तो यहाँ पर देखो जो दोनों बातें दी हुई है, जनसंख्या और क्षेत्रफल, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल, तो ये अपने भारत के क्षेत्रफल से तुलना की हुई है। भारत के क्षेत्रफल से और भारत की कुल जनसंख्या से तुलना की हुई है। भाई भारत की कुल जनसंख्या की हिमाचल प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो 0.59% कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की निवास करती है। आगे हम बात करें क्षेत्रफल की, तो यहाँ से कई बार छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो क्षेत्रफल कितना है हिमाचल प्रदेश का? 1.7%। ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का है, ठीक है? आगे चले, आगे चले तो दो जिले अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि दो कौन कौन से जिले हैं। एक जिला है लाहौल स्पीति और एक जिला है किन्नौर। दोनों ही जिले किन देश के साथ सीमा बनाते हैं? तो दोनों जिले चाइना के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल जिले कितने हैं? तो हिमाचल प्रदेश में कुल 12 जिले हैं। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा सीटें कितनी हिमाचल प्रदेश में? 3, और लोकसभा सीटें कितनी है? 4 है। इसके बाद में अगर गठन की बात करें तो छोटी मोटी पंजाब जो क्षेत्र था उसकी लगभग 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। तो आपको बता दें कि 15 अप्रैल 1948 को लगभग 30 रियासतों को मिला के हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। इसके बाद में 1948 से 1951 तक यह मुख्य आयुक्त रहा और मुख्य आयुक्त। इसके बाद में 1951 से 1956 तक ये गैर श्रेणी का राज्य है, गैर श्रेणी का राज्य रहा। आपको पता हो तो भारतीय जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम 1956 से पहले अपने जो राज्यों के बारे में गांवों कै, खे, ग और घ 4 श्रेणियों में अपने राज्य बटे हुए थे। तो इसकी डिटेल मैंने नीचे वाले पेज में ले ली है, तो वो भी मैं आपको साथ में कवर करवा दूंगा कि गैर श्रेणी का राज्य था जो क्या था। इसके बाद में जो पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को मिला, तो यहाँ से जनरल एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनता है। देखो पूरी डिटेल दी वह वहां की स्टेट एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है वो जनरल एग्जाम के लिए बन सकता है। तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 25 जनवरी 1971 को। इसके बाद में हम बात करें कि 7वां संविधान संशोधन 1956 ये क्या था? 7वां संविधान संशोधन 1956 क्या था? तो 7वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया था? तो राज्य पुनर्गठन एक समिति का
समिति बनाई गई थी, राज्य पुनर्गठन समिति, या एक आयोग का गठन किया गया था जो 1953 में किया गया था, ताकि वह ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके कि भारत के राज्य सभी पिछड़े हुए थे, कई प्रदेशी रियासतें चल रही थी, तो उन सबको जोड़कर इस समिति द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। उन सबको जोड़कर क्या करनी थी, एक समिति के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत, ताकि एक प्रॉपर वे में डिवाइडेशन हो सके। तो इस समिति की रिपोर्ट 2 साल बाद में आती है, और ये 1953 मिड 1953 में था, और ये कब लागू हो गया, 1956 से पूर्ण तरीके से ये लागू हो गया। तो 1956 में एक एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो आपका ये बनेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू हुआ भारत में, कब लागू किया गया, 1956 को। ये किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया, तो 7वें संविधान संशोधन के तहत ये लागू किया गया। इसके बाद में अगर हम थोड़ी और डिटेल देखें तो एक सेकंड, तो देखिए द्वितीय तथा सेकंड तथा 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया, और राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि 4 वर्ग थे, क, ग और घ, तो क, ग और घ को समाप्त कर दिया गया, और पूरे भारत में 1956 में कुल कितने राज्यों का गठन हुआ, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई, ताकि आपसी वाद विवाद घट जाए, मिट जाए, और एक प्रॉपर वे में देश का संचालन हो सके। ठीक है, इसके बाद में अगर और थोड़ी सी बात करें तो उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार, इसके बाद में संघ शासित प्रदेशों के लिए, संघ शासित प्रदेशों तक किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन उच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई, साथ में उच्च न्यायालय में अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी यहाँ पर की गई। तो 7वां संविधान संशोधन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगर हम आगे चले तो हम हिमाचल प्रदेश के जो राज्य पक्षी, राज्य पशु, इनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए राज्य पक्षी की बात करें, हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी की बात करें तो उसका नाम है जजलान। कुछ इस तरीके से ये पक्षी आपको दिखाई देगा। इसके बाद में अगर राज्य फूल की बात करें तो वो क्या है, गुलाबी बुरांश, कुछ इस तरीके से गुलाबी बुरांश दिखाई देता है। और अगर राज्य पशु की बात करें तो हिम तेंदुआ, ये बर्फानी तेंदुआ इसे बोलते हैं, ये भी आपको जैसे इमेज के थ्रू दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद में पेड़ों की बात करें तो ये देवदार के बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, जो आपको पता इस शंकुआकार शेप में होते हैं। ये बर्फ से ढके हुए रहने पर ये सफेद दिखाई देते हैं। हो गए 4 चीजें, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राज्य वृक्ष क्या है, देवदार। राज्य फूल क्या है, गुलाबी बुरांश। राज्य पशु क्या है, बर्फानी है, हिम तेंदुआ। इसके बाद में बात करें राज्य पक्षी की, तो राज्य पक्षी क्या है, जजुलान। आगे एक बार हम मैप और लोकेशन देख लेते हैं इसकी। देखो भारत में हिमाचल प्रदेश की लोकेशन कहां पर है, भारत में हिमाचल प्रदेश की लोकेशन यहाँ पर है। देखिए ये आपका जो राज्य रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद में ये वाला जो राज्य आपको दिखाई दे रहा है, ये है उत्तराखंड। और ये आपको पता है पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर है। ठीक है, इधर पंजाब, इधर हरियाणा, यहाँ बीच में दिल्ली, और ये यूपी है। तो इस लोकेशन से आपको ये भी पता लग जाएगा कि हिमाचल प्रदेश को कितने राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, यहाँ पर लेह और लद्दाख है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर को भी बांट दिया गया। इसकी क्लास हम एक अलग से लेंगे, जिसमें आपको अनुच्छेद 370 के बारे में डिटेल से समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं, हम जिलों देख लेते हैं एक बार। देखिए जो अभी थोड़ी देर पहले मैं लाहौल स्पीति की बात कर रहा था, जो चाइना से टच हो रहा था, उसको रुके के वीडियो इसमें कैसे रुक गया, नेट वगैरह का देखना। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है यार कभी कभी। चलो हम बात करते हैं, देखो हम एक एक राज्य को देख लेते हैं डिटेल से, जिनके नाम देख लेते हैं। आपको 2-3 राज्यों को ज्यादा ध्यान में रखिए। राज्य में हिमाचल प्रदेश में जिलों का ध्यान रखना है। देखिए पहला जिला नीचे की तरफ है, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये किन्नौर। कौन सा जिला है, किन्नौर जिला है। ये आपको बड़ा सा जो जिला दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में, इसका नाम है लाहौल स्पीति। इसका नाम है लाहौल स्पीति। हम आगे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आपको बीच में जो ये ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है, इस जिले का नाम है कुल्लू, और कुल्लू के जस्ट समीप ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है कांगड़ा। कुल्लू और कांगड़ा की घाटियां हिमाचल में बहुत ही ज्यादा फेमस है, और कुल्लू शहर है, कुल्लू और कांगड़ा दोनों शहर है, पर्यटन स्थल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम बात करें कि
हिमाचल प्रदेश की राजधानी की, तो आपको यहाँ पर जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये है शिमला। तो शिमला की लोकेशन आपको पता लग गई, ये है भाई आपका शिमला। नीचे की तरफ जो आपको जिला दिखाई दे रहा है ये है सिरमौर, ये है सोलन, ये बिलासपुर, ये मंडी, ये हमीरपुर, ये है ऊना। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर कितने जिले हुए? 12 जिले अपने हिमाचल प्रदेश के हो गए। आई होप आपको ये मेरे अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार राज्यों को आप एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि बार बार इन्हीं का नाम आने वाला है। तो बड़ा सा राज्य आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आगे हम जब नदियां पढ़ेंगे तो इन्हीं मैं राज्य बोल रहा हूँ, इन्हीं जिलों में से नदियां निकलेगी। यहाँ से चिनाब नदी आपकी निकलती है। इसके बाद में आगे जैसे जैसे नदियां आएंगी वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। मैं एक बार इनको वापस रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। देखिए यहाँ पर है शिमला आपका, यहाँ पर है सिरमौर, ये है सोलन, यहाँ पर किन्नौर और ये लाहौर स्थिति, इसको तो याद रखना ही है। इसके बाद में हम चंबा की बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चंबा। ये जिला कौन सा है? चंबा जिला। ये है कांगड़ा जिला और बीचों बीच क्या है? कुल्लू जिला। कौन सा है? कुल्लू। ये है मंडी शहर, मंडी जिला, और ये है हमीरपुर, ये है ऊना, और ये है बिलासपुर। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए भाई, देखिए हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अपने तीनों पर्वत श्रेणियां निकलती है। आपने तीनों पर्वत श्रेणियों के नाम सुने होंगे, नहीं सुने तो अभी आप सुन लोगे। देखिए आपको मैं बताता हूँ, हिमाचल प्रदेश को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। 3 भागों में बांटेंगे तो ये एक ऊपर वाला भाग हो गया, इस तरीके से ये ऊपर वाला भाग हो गया। अब 3 भागों में क्यों बटा, इसकी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। एक भाग ये हो गया और एक भाग बीचों बीच आपको नजर आ रहा होगा। तो एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये बीच वाला हिस्सा हो गया, और तीसरा भाग ये वाला हिस्सा हो गया। आपने तीनों हिमालय पढ़ रखे होंगे, महान हिमालय। तो ये कौन सा हिमालय है? ग्रेट हिमालय। कौन सा हिमालय? महान हिमालय इसे बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय। और लास्ट वाले को बोलते हैं शिवालिक हिमालय। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश है उससे अपने तीनों जो हिमालय है वो तीनों हिमालय निकलते हैं। आगे हम डिटेल से बात करने वाले हैं एक एक किस्म की। तो बढ़ते हैं अगले मिनट पर। ये आपको थोड़ा सा एक अंदाजा हो जाना चाहिए। और मैंने आपको कहा था चाइना बॉर्डर की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा चाइना, थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा चाइना। तो एक बार यहाँ नजर डालेंगे आप सब लोग, यहाँ पर नजर आ रहा है चाइना। जो किस किस से लग रहा है आपके? तो यहाँ पर किससे लग रहा है? देखो यहाँ पर लग रहा है लाहौल स्थिति, अभी मैंने बताया था ना आपको याद रखना है। और इधर किन्नौर, तो दोनों से लग रहा है चाइना का। वे चाइना की सीमा दोनों से लग रही है। अरे समझ में आ रहा है ना? और साफ भी अब दिखाई दे रहा है एकदम से। थोड़ी लाइटिंग थोड़ी सी कम है, बट इसको बढ़ा देंगे। उनके तो बैठे बोर्ड पर तो बॉक्स नहीं आ रहा। चलो चले भाई आगे, चलो तो आगे चलते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ये लो जी अपना आ गया हिमाचल प्रदेश, जिसको हम फिर 3 भागों में बांटेंगे और एक एक भाग में क्या क्या है वो सारी डिटेल हम देखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो मैं इसको बांट देता हूँ, एक हिमालय और ये दूसरा और तीसरा, ये तीनों हिमालय में मैंने बांट दिया। देखिए महान हिमालय की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लाहौल स्थिति जिला हिमाचल प्रदेश का है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें तो उस चोटी का नाम है शिमला पर्वत। ये एग्जाम के लिए बनना है, क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? जैसे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी माउंट राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी क्या है? 2 नाम आप पढ़ोगे, एक तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, आपने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना होगा। इसके बाद में हम नीचे वाले राज्य में आएंगे तो वहां पर भी अपन बहुत सारी चोटियों को देखेंगे। और राजस्थान की चोटी की बात और करते हैं क्योंकि अपन राजस्थान से हैं। तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइए अरावली पर्वत श्रृंखला में राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और राजस्थान की कौन से जिले में है ये? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं,
माउंट एवरेस्ट की बात तो हमने कर ली। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में भी एक पर्वत श्रृंखला निकलती है, आपको पता है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला है। और राजस्थान की सिरोही, एक राजस्थान में सिरोही नाम से एक जिला है और सिरोही जिले में सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की है। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे जल्दी से कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी उसका नाम क्या है, जल्दी से बताइए। तो एक नाम आपने सुना होगा गुरु शिखर, जहां पर दत्तात्रेय भगवान का मंदिर भी है। तो ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। एक क्वेश्चन यहाँ से कवर होता है आपका। आगे हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो देखो भाई सबसे ऊंची चोटी हो गई शिमला पर्वत। इसके बाद में मध्य हिमालय की बात करें, जो मध्य हिमालय हिमाचल प्रदेश के बीचों बीच से निकलता है, इसमें ऊपर की तरफ एक पर्वत श्रृंखला है जिस पर्वत का नाम है धौलाधर पर्वत, जिसे श्वेत पर्वत के नाम से भी हम जानते हैं। साथ में फोटोज भी यहाँ पर मैंने डाल रखी है, तो आप इन फोटोज को भी देख लीजिए, ठीक है। ये आपका पूरा देखो बर्फ से ढका हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, सफेद पर्वत बोलते हैं। इसके बाद में इसमें एक दूसरी श्रेणी और निकलती है मध्य हिमालय में, और मध्य हिमालय में जो दूसरी श्रेणी है उस श्रेणी का नाम है पीर पंजाल श्रेणी। मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 4500 मीटर, जो कि हिमाचल प्रदेश से गुजरती है। तीसरी बात हम बात करें तो शिवालिक हिमालय, अभी भी मैंने बताया था इसका नाम क्या है, शिवालिक हिमालय। ये हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। शिवालिक हिमालय को बाहरी पर्वत भी बोलते हैं, मानक पर्वत भी बोलते हैं, शिवालिक हिमालय या शिवालिक पर्वत भी इसको बोलते हैं। और आपको पता हो तो इस साइड में एक जिले का नाम बताया था आपको, कांगड़ा। कांगड़ा जिले का नाम बताया था। तो ये कांगड़ा घाटियां भी यहीं पर प्रसिद्ध है, जो यहाँ की प्रसिद्ध घाटियां वो यहीं पर है कांगड़ा जिले में। और इससे हिमालय की अगर ऊंचाई की बात करें शिवालिक हिमालय की, तो वह लगभग कितनी है, 1500 मीटर तक। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से एग्जाम में आया हुआ है, किन्नौर जिला आपने अभी भी यहाँ पर थोड़ी देर पहले पढ़ा था। यहाँ कौन सा जिला है, किन्नौर, यहाँ पर लाहौल स्पीति, यहाँ पर अभी बताया कांगड़ा, बीच में कुल्लू, यहाँ पर राजधानी है शिमला। तो 3-4 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो देखिए किन्नौर के अंदर हिमालय प्रमुख हिमालय महान हिमालय है, उस हिमालय श्रेणी में जासकर पर्वत श्रृंखला के बीच में एक किन्नौर कैलाश पर्वत का मंदिर है, जो छोटा मंदिर भी है। और इस श्रृंखला का नाम भी किन्नौर कैलाश मंदिर है। इस तरीके किन्नौर कैलाश पर्वत है, ये लगभग 6500 मीटर ऊंचा है। और इस तरीके से ये चट्टान इसमें आपको दिखाई देती है, अच्छे से आप इसे देख लीजिए, ठीक है। ये कौन सा है, किन्नौर कैलाश। अगर आगे एग्जाम में किन्नौर कैलाश कहाँ है, तो किन्नौर जिले में। और कहाँ पर है ये, किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़े, चलो आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन डाल देता हूँ इस मैप पर। आप कमेंट में मुझे बताएंगे हिमाचल प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है, और दूसरा यहाँ पर गवर्नर कौन है। ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है और गवर्नर कौन है। कमेंट में आंसर दीजिए जल्दी से सारे बच्चे, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए भाई। चलो तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आप इसका आंसर मुझे दे देना। इसके बाद में हम बात करें हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। तो नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किस जिले से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के बाहर से आकर हिमाचल में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से हम नदियों को एक सरसरी नजर से देख लेते हैं भाई। तो नदियों में हम बात करें तो यहाँ की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, तो यहाँ की प्रमुख नदियां है यमुना नदी का दूसरा नाम कालिंदी नदी भी है। इसके बाद में एक नदी का नाम है सतलज नदी, एक नदी का नाम है व्यास नदी, एक नदी का नाम है चेनाब नदी, और आपके एक नदी और निकलती है उसका नाम है रावी नदी। तो 5 प्रमुख नदियां हो गई, फिर से इनको याद कीजिए, यमुना नदी, सतलज नदी, व्यास नदी, चेनाब नदी और रावी नदी। अगर कालिंदी की बात करें तो कालिंदी यमुना में मिल जाती है, तो यमुना को ही कालिंदी नदी में बोलते हैं। तो 5 नदियां यहाँ से क्लियर हुई। ये एक बार मैप है एक नदी का, थोड़ा सा इस मैप में मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ कौन सी नदी कहाँ से जा रही है। देखो नीचे उत्तराखंड राज्य, अपना उत्तराखंड राज्य से कौन सी नदी, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है, और सिरमौर जिले की बाउंड्री पर केवल सीमा पर ये बहती हुई आगे बढ़ जाती है। तो एक नदी सबसे इंपोर्टेंट नदी की बात करें यमुना नदी,
सबसे इंपॉर्टेंट नदी की बात करें यमुना नदी, तो आपको पता लग गया यमुना नदी कहाँ से निकलती है। इसके बाद में हम बात करें चेनाब नदी की। लेकिन दोस्तों ये चेनाब नदी दो नदियों से मिलकर बनती है। चंद्र और भागा नाम से दो नदियां यहाँ लाहौल स्पीति से निकलती है, और ये दोनों नदियां मिलकर कौन सी नदी का निर्माण करती है? चेनाब नदी का निर्माण करती है, चेनाब नदी। अब हम बात करें राजस्थान झील से निकलने वाली कौन सी नदी है जो अपने भारत से नहीं निकलती, अन्य देश से निकलकर भारत में प्रवेश करती है? कहां से? शिवकिला दर्रे से, मानसरोवर लेक से। इसकी डिटेल आगे हम पढ़ेंगे। तो ये कौन सी नदी है एक बार मोटा मोटा आप देख लीजिए, ये सतलज नदी होगी। कौन सी नदी होगी? सतलुज नदी। इसके बाद में यहां से अपने निकलती है रावी नदी, ये होगी रावी नदी, और ये अपनी नदी आ रही है ब्यास नदी। तो पांचों नदियां यहाँ पर हो गई कंप्लीट। अब हम वन बाय वन एक एक नदी को देख लेते हैं डिटेल से। चले आगे, एक एक नदी को डिटेल से देखना है। देखिए यमुना नदी की हम बात करें, यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी से बंदरपुर पहाड़ियों की रेंज है, पहाड़ियों की श्रृंखला है। बंदरपुर रेंज के कालिंद पर्वत से, कालिंद पर्वत पर भी एक यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर के सप्तऋषि कुंड से जब ग्लेशियर पिघलकर एक कुंड का निर्माण कर देता है, तो उस कुंड से उसमें पानी आता रहता है ग्लेशियर से, और उस कुंड का फिर बहाव किधर न किधर होता है, तो जो बहाव बना लेती है उसी बहाव को बाद में क्या बोलते हैं? यमुना नदी बोलते हैं भाई। यमुना नदी की लंबाई लगभग 1350 किलोमीटर है। इसकी गिनती गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी में होती है। आप मुझे ये बताइए कि यमुना नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है? भाई देखो आज की क्लास को हरपाल सर वॉइस ढूंढ रही है। अच्छा हरपाल मुंडीवाल भाई किया है चालू, आज क्या फर्स्ट टाइम ही किया है, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि अपना जो स्टूडियो को पूरा सेट नहीं है। हम कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट क्लास को एकदम प्रॉपर वे में आपको मिले। ये भी थोड़ा सा पार्ट यहाँ से कट रहा है, आपके लिए पीपीटी बनाएंगे ताकि आपको इमेज से सारी चीजें दिखाकर पढ़ाई जा सके। ठीक है, तो यमुना नदी में हम आगे बात करते हैं। तो इस नदी के किनारे भारत की राजधानी दिल्ली बसी है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा मैप में समझा देता हूँ। यमुना नदी अपनी इस तरीके से नहीं, अपन चलो यही देख लेते हैं। ये आपको उत्तराखंड दिखाई दे रहा होगा, उत्तराखंड से देखो यमुना नदी ब्लू डार्क ब्लू कलर में निकल रही है ना, ये गंगा नदी अपनी कौन सी नदी है? ये गंगा नदी है। इसके ये पास थोड़ा सा पास में देखिए हिमाचल प्रदेश से, ये हिमाचल प्रदेश का यहाँ बॉर्डर भी नजर आ रहा होगा। यहाँ से यमुना नदी निकल रही है, और ये आपको पूरा पूरा दिल्ली दिखाई दे रहा होगा, और ये दिल्ली है, ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ये हरियाणा से होती हुई यूपी में प्रवेश करती है। ठीक है, अगर आपको कोई ये पूछे कि आपका जो आगरा का किला है वो कहाँ पर है, तो आगरा का किला यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में, देखो लिखा हुआ भी आगे। साथ ही विश्व प्रसिद्ध आगरा का ताजमहल और आगरा का किला, आगरा के ताजमहल से जस्ट पीछे यमुना नदी निकलती है। तो आगरा का ताजमहल इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह नदी हिमालय से निकलने के बाद मैदानी भाग से होते हुए इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी में समा जाती है। ठीक है, और यमुना नदी के अन्य नाम कालिंदी या कालिंदी नदी है, जो कि मैंने पीछे ही आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़े भाई। यमुना नदी कंप्लीट हुई आपकी। यमुना नदी के बाद में अगर हम बढ़े तो नदी का नाम आ गया सतलुज। आप मुझे बताएंगे कि इस नदी का प्राचीन या पौराणिक नाम क्या था? तो इसका नाम पौराणिक नाम था सुतुद्री नदी। इस नदी का नाम क्या था? सुतुद्री, सुतुद्री नदी नाम। ठीक है, तो इस नदी का पौराणिक नाम की अगर बात करें तो क्या नाम था? पौराणिक नाम था सुतुद्री नदी। जैसे सहत नाम आ रहा है, यहाँ पर भी सह और त आ रहा है, तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगा। सतलज नदी का नाम क्या है? सुतुद्री। तो सहत इसमें भी आ रहा है, सहत इसमें भी आ रहा है, तो इसे आपको ये याद हो जाएगा। अब मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले कि एक अन्य देश से निकलकर एक नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत में हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रे पर प्रवेश करती है। तो वह नदी कौन सी है? तो भाई उस नदी की हम बात करें तो वो सतलज नदी है। सतलज नदी दक्षिण पश्चिम तिब्बत से, यानी कि तिब्बत की ये लोकेशन है, तो ये दक्षिण पश्चिम भाग ये वाला हो जाता है। तो इस तिब्बत से दक्षिण पश्चिम से ये नदी निकलती है। कहां से? लगभग 4600 मीटर समुद्र तल की ऊंचाई से। इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राजस्थान, ये परीक्षा में आया होगा भाई, राजस्थान हिमनद से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो सतलज नदी का उद्गम होता है। इसे स्थानीय नाम, इसका जो स्थानीय नाम है, एक मिनट, इसका स्थानीय नाम है वो लोगचेन। सतलज नदी का स्थानीय नाम क्या है? लोगचेन। बिल्कुल भाई सही है, बिल्कुल सुतुद्री नदी। चलो भाई आगे बढ़े।
देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है अपने लिए कि भारत में ये नदी कहां से प्रवेश करती है, तो हिमाचल प्रदेश के सिरकिला दर्रे से यह नदी प्रवेश करती है। अब हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करें तो एक छोटी सी आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूं। एक छोटी सी लाइन है, रोहित के बड़े किले पर हिमगिरी। आप ये नाम याद रखोगे, रोहित के बड़े किले पर, रोहित के बड़े किले पर हिमगिरी, किले पर हिमगिरी। हिम से मतलब हो गया हिमाचल, रोहित से हो गया रोहतांग दर्रा, बड़े से हो गया बड़ा राजा दर्रा और किले से हो गया सिरकिला दर्रा। तो यहाँ से आपको हिमाचल प्रदेश के दर्रे भी याद हो जाएंगे। ठीक है, बढ़े क्या भाई आगे? आगे और देखते हैं तो यह नदी सिरकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां से यह पंजाब में व्यास नदी में विलीन होने से पहले कई हिमालयी घाटियों से होकर गुजरती है, जो सिंधु में उतरने से पहले पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाती है। आगे तो आगे हम चिनाब नदी को भी पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है हमारे सबको? जय भारत। अच्छा कैसे हो गई वर्षा? प्रकाश होकर चिरंजी बिजानिया राम गुरुदेव राम भाई। आगे भजन कोश प्रेम सभी लोग कैसे हो गए? बिमला बहुत अच्छा है। आगे बढ़े, देखो संगम नदी के बाद की अगर नदी की बात करें तो रावी नदी। आपको बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करोगे तो आपको याद आ जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है ना, एग्जाम में से छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। रावी नदी की पहले डिटेल पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रावी नदी है। रावी नदी का अगर आपको पौराणिक नाम पूछे, पौराणिक नाम, तो पौराणिक नाम रावी नदी का क्या है बता सकते हो? देखो रवि, रवि नाम का एक लड़का है, लड़का है पुरुष है, पुरुष है, तो इससे आप याद कर सकते हो पौरुषनी नदी। आपने पढ़ा होगा पौरुषनी नदी, यहाँ लिखी तो पौरुषनी नदी। तो पौरुषनी नदी, रवि एक पुरुष है, क्या रवि एक पुरुष है, बार बार में बोलना ताकि पौरुषनी नदी का नाम आपको याद हो जाए। रावी नदी मध्य प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। अब हम कैसे याद करें कि ये रोहतांग दर्रे से निकलती है? देखो भाई आज आवाज सामने आएगी, ये क्लास में वैसे ऑफलाइन रिकॉर्ड से फिर से डालूंगा अगर आपको दिक्कत हो रही है तो, क्योंकि जो माउस है वो चल नहीं रहा है, काफी टाइम बाद क्लास लाइव की है ना, तो माउस नहीं चल रहा है इसका। चले भाई आगे देखो, कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे, रोहतांग से याद करो रोहित, रोहित और रवि भाई है, रोहित और रवि क्या है? भाई है। तो भाई से याद करो आप पुरुष है दोनों, तो पौरुषनी नदी किसका नाम हो गया? रवि का। रावी नदी का, रवि का नाम क्या था? रवि पुरुष था, तो रावी नदी का नाम क्या हो गया? पौरुषनी नदी। और ये कहां से? कांगड़ा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कुल्लू और कांगड़ा दोनों पास पास में, ये आपको कांगड़ा नजर आ रहा होगा, एक जिला है कांगड़ा जिला। ठीक है, यहाँ से दो नदियों से ये एक नदी, लाइट आ रही है, अच्छा अच्छा बिल्कुल, चलो ठीक है देखते हैं। देखो ये आपको जिला नजर आ रहा है कांगड़ा, कांगड़ा जिले में यहाँ से क्या एक तंजगिरी नामक स्थान है, वहां से एक छोटी सी नदी का उद्गम होता है, और एक भादर नाम का स्थान है, वहां से एक छोटी नदी का उद्गम होता है। ये अपने काम का नहीं है क्योंकि अपन को बड़ी एग्जाम्स देनी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम्स में इतना डीप क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है, ये स्टेटिक गवर्नमेंट का क्वेश्चन बनता है, स्टेटिक गवर्नमेंट एग्जाम्स का क्वेश्चन बनता है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि कांगड़ा जिले से कौन सी नदी का उद्गम होता है? कांगड़ा जिले से रावी नदी का उद्गम होता है। रावी नदी कांगड़ा से निकलकर कहां चली जाती है? अभी जिले का थोड़ी देर पहले मैंने नाम बताया था, चंबा, तो चंबा से बहती हुई है आगे निकल जाती है। तो रावी नदी क्लियर हुई। रावी नदी के बारे में और कुछ बात करें हम तो देखो, ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में बहती हुई जहांगीर जिले के सीमा पर चिनाब नदी में मिल जाती है। सिंधु में नहीं मिलती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। और हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, जिसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन और ये भी बनता है कि मोहनजोदड़ो किस प्रकार की सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन। यहाँ पर कांस्य के बर्तन मिले, कांस्य के औजार मिले, लेकिन लोहे का कोई नामो निशान भी नहीं मिला है। लोहे युगीन सभ्यता ये बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इसे याद रखिए, कांस्य युगीन सभ्यता है। तो रावी नदी कंप्लीट हुई। तो रावी नदी के बाद में हम आगे बढ़े,
कौन सी नदी? व्यास नदी। चलो, तो आप मुझे व्यास नदी का पौराणिक नाम कमेंट करके बताइए कि व्यास नदी को पुराणों में क्या कहा गया है? अपने वेद और पुराणों में क्या कहा गया है? व्यास नदी का पौराणिक नाम आप मुझे बताओगे। यहाँ पे से दिख रहा थोड़ा सा कटता है। पुरुषनी नदी, बिल्कुल भाई, पुरुष ने बात रावी का बता दीजिए। व्यास नदी का मुझे जल्दी से नाम बता दीजिए। व्यास नदी का पौराणिक नाम क्या है? हम व्यास नदी का उद्गम देख ले भाई, तो इस नदी का उद्गम मध्य हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय के जास्कर पर्वत श्रृंखला, यह जास्कर सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, ये मैंने पहले आपको बताया था। जास्कर पर्वत श्रृंखला कहाँ, कौन तिब्बत और हिमाचल प्रदेश को अलग करती है? जास्कर पर्वत श्रृंखला। तो हम बात करें इस नदी का उद्गम मध्य हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय की जास्कर पर्वतमाला के रोहतांग दर्रे से, कौन से दर्रे से? रोहतांग दर्रे से 4361 मीटर की ऊंचाई से होता है। यहाँ से यह कुल्लू घाटी से होते हुए दक्षिण की ओर बढ़ती है, जहां पर सहायक नदियों को अपने में मिलाती है। फिर यह पश्चिम की ओर बढ़ती हुई मंडी नगर से होकर कांगड़ा घाटी में आ जाती है। तो ये आपके पास नदी का मेल था। देखिए, यहाँ है व्यास कुंड, यहाँ है व्यास कुंड, भृगु झील। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो यहाँ पर झील कौन सी है? भृगु झील। कौन सी झील है भाई? भृगु झील। और यहाँ पर पर्वत श्रृंखला की बात करें तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है भाई? एक मिनट, ये गलती से लिखा गया जास्कर। आप जास्कर को करेक्ट करेंगे भैया। जास्कर श्रृंखला निकलना, पीर पंजाल श्रृंखला करना है, क्योंकि मध्य हिमालय में कौन सी श्रृंखला है? पीर पंजाल। जास्कर श्रृंखला की बात करें तो जास्कर श्रृंखला तिब्बत और हिमाचल प्रदेश को अलग करती है, जबकि ये नदी तो मध्य में से निकल के आ रही है, तो ये जास्कर नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? जास्कर को आप काट लीजिए और यहाँ पर लिखिए पीर पंजाल श्रृंखला। ठीक है, पीर पंजाल श्रृंखला से व्यास कुंड से नदी निकलते हुए इस तरीके से कुल्लू और मनाली ये दोनों बीच में पड़ते हैं। यहाँ से होते हुए ये नदी आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद करना है, केवल इसका उद्गम याद करना है, क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये है, इसका उद्गम आता है। ठीक है, व्यास नदी हो गई। व्यास नदी के बाद में हम बात करें आगे चेनाब नदी की। लगभग अपनी 2 क्लास लगेगी इसको पूरा कंप्लीट करने में, एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, व्यास का नाम बता दिया आपने, विपाशा। देखो, ये मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में ट्रिक भी बताई थी। अच्छा, मैं बताना भूल गया फिर से यार। देखो, मैंने ये बताया था वैसे व्यास, वैसे क्या याद रखो? व्यास, और वैसे विपाशा। वैसे व्यास, वैसे विपाशा, वैसे व्यास, वैसे विपाशा। से सतलुज, से सतलुज, सुतुद्री, सतलुज सुतुद्री, दोनों का नाम याद हो गया। तो भाई आगे चलते हैं, आगे देखते हैं चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी के लिए मैंने आपको बताया था लाहौल स्पीति जो जिला है वहां से 2 छोटी-छोटी नदियां चंदर और भागा निकलती है। चंदर ताल से चंद्रा नदी निकलती है और सूरज ताल से भागा रिवर निकलती है। दोनों नदियां निकलकर एक तांडी नाम का स्थान है, तो तांडी नाम के स्थान पर ये मिलकर यह कौन सी नदी का निर्माण करती है? चंद्रभागा नदी मिलकर किसका निर्माण करती है? चिनाब नदी का। एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए कि चिनाब नदी का दूसरा नाम क्या है, तो चिनाब नदी का दूसरा नाम चंद्रभागा नदी भी है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, निम्न में से चंद्रभागा नदी है, तो कौन सी नदी है? चिनाब नदी। नमस्ते सर, बिल्कुल नमस्ते भाई। चलो आगे बढ़े। देखो, अगर थोड़ी सी डिटेल से हम बात करें तो चिनाब नदी भारत की हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले से, मैंने पहले आपको बता दी, लाहौल स्पीति जिले से निकलती है। ऊपरी हिमालय में कांडी नामक स्थान पर ये मिल जाती है। चंद्रभागा 2 नदियों का यह संगम है। ठीक है, चंद्रभागा के नाम से भी सिंधु नदी को जाना जाता है। सॉरी, ये सिंधु की सहायक नदी है। चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। तो चिनाब नदी कंप्लीट हुई आपकी। चिनाब नदी के बाद में अपनी 5 नदियां कंप्लीट हो गई है। 5 नदियों के एक बार नाम रिपीट करो, खुद भी एक बार मन में बोल के देखो, देखिए आपको 5 नदियों का नाम याद हो रहा है क्या? बिल्कुल भाई, अस्किनी नदी भी चिनाब नदी का नाम। आगे देखो, एक बार जल्दी से 5 नदियों के नाम कमेंट करके बोलो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों को। कमेंट करोगे तभी मैं आगे 5 नदियों को पढ़ाऊंगा। ये 5 नदियों के बारे में एक बार मैं रिपीट कर दूंगा, फिर से जल्दी से बोलो। पहला क्या बताया था? यमुना नदी। दूसरा क्या बताया था? रावी। तीसरी सतलज, व्यास और चिनाब। हो गई 5 नदियां। अब हम बात करें प्रमुख बांध की।
प्रमुख बांध की हम बात करें तो देखिए कौन कौन से प्रमुख बांध अपने हिमाचल प्रदेश में। तो सबसे पहला बांध है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल एक परियोजना थी जो 1948 में शुरू हुई थी। इसकी डिटेल भी हम आगे देखेंगे क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न आता है। भाखड़ा नांगल बांध की थी गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है जो सिखों के 10वें गुरु के नाम पर इसका नाम रखा गया है गोविंद सागर। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह नाम था सिखों के 10वें गुरु का, तो इसका नाम भी क्या रखा गया है इस जलाशय का, गोविंद सागर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, हालांकि आगे डिटेल में लिख दी है इसकी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि यह भारत की कृत्रिम मीठे पानी की झील है। कौन सी? भारत की कृत्रिम मीठे पानी की झील है। अब आप कमेंट में मुझे ये बताओगे भारत की मीठे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दो बताओगे क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं जो कि मैं आपको क्लास होने के बाद में लास्ट में बताऊंगा। पहला कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, कृत्रिम मीठे पानी की झील मैंने बता दी है। दूसरी झील, दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ये दोनों ही प्रश्न एग्जाम में पूछे गए और आप इन दोनों के बारे में मुझे बताओगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट ये दे देता हूँ, बिल्कुल लिख दिया आपने नदियों के नाम। मैं आपको हिंट ये दे देता हूँ, देखो एक नदी एक जो अपने मीठे पानी की झील है वो जम्मू कश्मीर में, दूसरी अपनी राजस्थान में। दूसरी कहां पर है? राजस्थान में। चलो आगे के बांध की बात करें, पौंग बांध ब्यास नदी पर बनाया गया है। इसके पीछे जो जलाशय बनाया गया जो जल स्टोर किया जाता है उसको जलाशय बोलते हैं। तो महाराणा प्रताप सागर रिजर्वर कहां पर है? महाराणा प्रताप सागर जलाशय कहां पर है? वो भी पौंग बांध पर बनाया गया व्यास नदी पर। ठीक है, 3 बांध रावी नदी पर बनाया गया है, नापता बांध, 3 बांध, ये तीनों इंपोर्टेंट है, तीनों परीक्षा में आ गया है। भाखड़ा नांगल बांध, पौंग बांध और 3 बांध। इसके बाद में आगे बात करें, 2 बांध और भी याद रखें आपको, पंडवा बांध और चंदेरा बांध। इतने ज्यादा एग्जाम में ये नहीं पूछे जाते, ऊपर वाले तीनों बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों बांधों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एक इसमें आंसर आ गया नीलू से बुल्लर झील। बुल्लर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जम्मू कश्मीर में, और राजस्थान में अगर मीठे पानी की झील की बात करें तो राजसमंद झील है। ठीक है, राजसमंद झील भी मीठे पानी की झील है। आगे हम देखो इन चारों 5 बांधों के नाम याद करेंगे। तो 5 बांधों के नाम क्या? भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, पौंग बांध व्यास नदी पर है, 3 बांध। इसके बाद में नापता बांध, किसाऊ बांध, पंडवा और चंदेरा बांध। तो मेरे हिसाब से 5-6 बांध ये कंप्लीट हो होंगे। अब हम जिस बांध से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं परीक्षा में उस बांध की डिटेल पढ़ें तो भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा बांध है? भाखड़ा नांगल बांध। देखिए भाखड़ा नांगल की बांध की बात करते हैं, एक बार आप इसकी इमेज देख लीजिए। इस तरीके से काफी बड़ा बांध आपको दिखाई दे रहा होगा, काफी बड़ा बांध। इस बांध की डिटेल हम करेंगे अभी। सबसे बड़ा बांध, भारत में सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध है, टिहरी बांध। हरी नाम याद आ रहा है तो हरी हरी बोलते हैं, वो गंगा नदी के किनारे बैठकर हम हरी हरी बोलते हैं, और गंगा नदी उत्तराखंड में बहती है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ये क्लियर होता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध 260 मीटर ऊंचा है, वो भागीरथी नदी पर बनाया गया है जो कहां पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, दूसरा बांध लगभग 226 मीटर ऊंचा, उस बांध का नाम रखना भाखड़ा नांगल बांध। तो भाखड़ा नांगल बांध आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे जो रिजर्वर बनी हुई कितना सारा पानी सेव है, स्टोर किया हुआ है। इसी पानी का, इसी जलाशय का नाम क्या है? गोविंद सागर जलाशय। ठीक है, यहाँ तक आपको याद हुआ, यहाँ तक फोटो देख ली। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ से देखिए भाखड़ा नांगल की थोड़ी सी डिटेल करें। तो एग्जाम में एक प्रश्न बनता है सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध भारत का, तो गुरुत्वीय बांधों में से गिनती होती है। गुरुत्वीय बांधों में से एक बांध रखना सबसे बड़ा, सबसे सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड ऊंचा सबसे, जिसका नाम क्या? भाखड़ा नांगल बांध। ये भारत का गुरुत्वीय बांध है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। मैंने बताया नीचे की तरफ बिलासपुर, कांगड़ा से नीचे की तरफ बिलासपुर है, तो बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी लोकेशन मैप के थ्रू समझा देता हूँ ताकि आप डाउट में नहीं रहो। तो हम थोड़ा सा नीचे आते हैं पीछे, वही यहाँ देखो, ये आपको नजर आ रहा होगा बिलासपुर। यहाँ से ये बिलासपुर नजर आ रहा है, यहाँ पे इसकी लोकेशन है। यहाँ पे जगह था कांगड़ा, हमीरपुर, ये मंडी है, ये बिलासपुर है। बिलासपुर में इधर से सतलज नदी आपको पता है राजस्थान एक से तिब्बत से निकलती हुई बहती है, तो बिलासपुर में उस पर क्या बना दिया है हमने? बांध बना दिया। तो यहाँ पर क्या पड़ता है आपके? बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर में कौन सा बांध हो गया? भाखड़ा नांगल बांध।
आगे हम बढ़े भाखड़ा नगर बांध की और कुछ डिटेल जो एग्जाम में पूछी जाती है सर आपसे। देखिए भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध 226 मीटर ऊंचा है, 741 फीट ऊंचा है फीट में बात करें तो। और यहाँ देखिए 856 फीट ऊंचा टिहरी बांध है, इसको लगभग 260 मीटर ऊंचाई, इसको लगभग 260 मीटर ऊंचाई मानी जाती है। ठीक है, तो 260 मीटर ऊंचाई करके कौन सा बांध है? टिहरी, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया। इस बांध का निर्माण कौन से बांध का? भाखड़ा नगर बांध का निर्माण सन 1948 में शुरू हुआ था, 1963 में पूरा हुआ और 1970 में यह पूर्ण रूप से खोल दिया गया। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें इस बांध के पीछे बनी झील का नाम गोविंद सागर है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। और उसी झील का नाम सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया। सिखों के 10वें गुरु किसके नाम पर रखा गया? गुरु गोविंद सिंह के नाम। आगे हम बात करें और थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखिए यह बांध वर्ष 1963 में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था, क्योंकि यह 1963 में पूर्ण रूप से बन चुका था और 1970 में इसे ओपन कर दिया गया था। अब आगे बात करें इंदिरा सागर परियोजना, भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक इसको मानते हैं। इंदिरा गांधी परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना भी इसे बोलते हैं। आपको बताओ तो इसका पानी राजस्थान में भी जाता है, तो हम आगे जब राजस्थान राज्य पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से इसको कवर करेंगे। तो इंदिरा सागर परियोजना थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए किस बांध से इंदिरा सागर परियोजना में जल आपूर्ति होती है, तो भाखड़ा नगर बांध से होती है। इंदिरा नहर जो निकली है उसका विकास कार्य इसी पर हुआ है। भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, अभी मैंने बताया था आपको भारत की सबसे बड़ी ये नहर प्रणाली में से एक और ये इवन ये सबसे पहली और सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इसके बाद में बहुत सारी परियोजनाएं अपने भारत में लागू हो चुकी। तो इसका पानी कहाँ का? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर। ये आपको मैं बता दूं ये कौन से राज्य की झीलें हैं? तो ये राजस्थान राज्य की झीलें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू एवं चूरू जिलों को विद्युत और जल दोनों इससे प्राप्त होते हैं। आगे बात करें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। आगे बात करें भाखड़ा नगर बांध, ये कोई डिटेल काम की नहीं है, ये वहां की स्टैटिक जीके के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अपने इतना काम करिए। अपने क्वेश्चन काम का ये बनता है कि इस पर विद्युत उत्पादन कितना होता है, तो 13 से 25 मेगावाट इसका विद्युत उत्पादन होता है। अब भाखड़ा नगर जब उद्घाटन इसका हुआ था तो उस समय अपने देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया है? तो उस समय परियोजनाओं और बांधों का उद्घाटन हो रहा था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? ये आधुनिक भारत का मंदिर है। ये बात क्यों कही थी? क्योंकि फ्यूचर में इससे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तो अपनी क्लास को कितना टाइम हो गया? लगभग 1 घंटा हो गया। जय समन, जय समन, बिल्कुल भाई, सबका आंसर भी आ गया, भूलर जी और जय समन जी। अब भाई सीधी सी बात है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको मैं काम की बात बताऊं, अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस चैनल पर जाकर आप क्लिक कर लेना। क्लिक कर से चैनल में ज्वाइन हो जाओगे तो इस जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये पीपीटी के माध्यम से, इन सब की आपको क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है भाई, काम की बात एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोई नहीं बताएगा आपको कि भारत का सबसे पहला बांध कौन था, तो कल्लनेई बांध था। कल्लनेई बांध या ग्रेट एनीकट बांध। अगर बात करें ये कहां पर है, तो ये तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, कहां पर है? तमिलनाडु में। और ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर बनाया गया है। यह भारत का सबसे पुराना बांध है, परीक्षा में आया हुआ भी 1%। यह बांध दूसरी शताब्दी ईस्वी में चोल राजवंश के राजा करिकल चोल द्वारा बनाया गया था। कहां पर बनाया गया था? तमिलनाडु में बनाया गया था। कौन सी नदी पर बनाया गया था? कावेरी नदी पर। इसका नाम क्या है? ग्रेट एनीकट बांध या कल्लनेई बांध। और कौन से राजवंश द्वारा इसको स्थापित किया गया था? ये चोल वंश द्वारा स्थापित किया गया। कौन से वंश द्वारा? चोल वंश द्वारा। देखो भाई, एक क्लास में जितना कवर हुआ उतना बहुत है। जितना भी मैंने पढ़ाया इसको आप रिवाइज करके आना, बाकी पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। एक क्लास होगी, एक क्लास और लगेगी पूरा स्टैटिक पढ़ाने में, क्योंकि अभी आधा जो पोर्शन अपना बचा है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख मंदिर। एक बार सरसरी नजर से आप देख लीजिए, हमीरपुर में बाबा बालकनाथ मंदिर है जो शिव को समर्पित है, और पार्वती जो कुल्लू घाटी के अंदर है
कुल्लू जिला आपने पढ़ा, पार्वती घाटी है, वहां पर मणिकर्ण मंदिर है, हिंदू और सिखों का यह तीर्थ स्थल है। दिख गए दोनों मंदिर आपको, पहला कौन सा था बालकनाथ मंदिर, दूसरा कौन सा था मणिकर्ण मंदिर। अगले मंदिर की हम बात करें तो भाई एक हिडम्बा देवी का मंदिर, जिसे भीम की पत्नी कहा गया, और आपको पता है पांडवों में भीम सबसे विशाल और सबसे बलशाली था, और भीम का एक बेटा भी था जिसका नाम क्या था घटोत्कच। ठीक है, तो भीम की पत्नी कौन मानी जाती है हिडम्बा देवी। हिडम्बा देवी का मंदिर कहाँ पर है, मनाली के अंदर है, और मनाली कहाँ पर है, कुल्लू में है। और आपको बता दें इसका निर्माण किसने करवाया था, महाराजा बहादुर सिंह ने। तो एक मंदिर का नाम और पढ़ लिया हमने हिडम्बा देवी का मंदिर जो कि भीम की पत्नी है। आगे हम बात करें कांगड़ा में, तो कांगड़ा में एक मंदिर और है, उस मंदिर का नाम है ज्वालामुखी मंदिर, जहाँ पर सती की सबसे बड़ी पीठ मानी जाती है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर सती माता की जीभ गिरी थी। क्या गिरी थी, सती माता की जीभ गिर गई थी। ठीक है, तो 4 मंदिर हो गए, फिर से देख लेते हैं कौन कौन सा। ज्वालामुखी मंदिर या ज्वाला माता मंदिर, हिडम्बा देवी का मंदिर, मणिकर्ण मंदिर और बाबा कर्नाटक मंदिर। 4 मंदिर अच्छे से कवर हो गए आपके। अब हम आज की क्लास में केवल पर्यटन स्थल और पढ़ने वाले हैं। पर्यटन स्थल, प्रमुख पर्यटन स्थल देख लेंगे, और इसके बाद में जितना भी पोर्शन बचा वो अगली क्लास में कवर हो पाएगा। ठीक है, चलो तो प्रमुख पर्यटन स्थलों में सबसे पहला पर्यटन स्थल है चंबा घाटी, जो कि चंबा जिले में विद्यमान है। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, एकदम मनोरम दृश्य है, और आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना और अच्छे से इसकी फोटोज वगैरह देख लेना ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, चंबा के बाद में दूसरा, चंबा के अंदर ही एक बहुत ही शानदार जगह है, उस जगह का नाम है डलहौजी। इसको भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। जैसा कि आप फोटो को देखते ही अंदाजा लगा पा रहे हो कि डलहौजी कहाँ स्थित है। डलहौजी कहाँ है भाई, तो चंबा में। डलहौजी कहाँ है, चंबा में। इसको क्या कहते हैं, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। कुछ इस तरीके से डलहौजी दिखाई देता है आपको। डलहौजी है कहाँ पर, हिमाचल में, चंबा में। आगे बात करें धर्मशाला में, धर्मशाला की, तो धर्मशाला कहाँ पर है, कांगड़ा जिले में। कुछ इस तरीके से पहाड़ों पर रंग बिरंगे घर आपको नजर आएंगे। तो धर्मशाला, धर्मशाला में 3 चीजें आपके लिए, मैं तीनों चीजें आपको बता देता हूँ, आगे आगे उसकी इमेज भी आ जाएगी। सबसे पहले तो हो गया धर्मशाला, धर्मशाला शहर। या आपको धर्मशाला शहर नजर आ रहा होगा, रंग बिरंगे पहाड़ों पर घर बसे हुए, यही धर्मशाला शहर है। इसके अलावा एक है धर्मशाला स्टेडियम, और एक और बनता है ट्यूशन को आपका बनता है दलाई लामा मंदिर। दलाई लामा, दलाई लामा मंदिर, तो ये आपके कहां पर है, ये धर्मशाला में है। ठीक है, तो तीनों चीज कवर हो गई। ये धर्मशाला आपको नजर आ गया पूरा पूरा, तो 2-3 बार आप इसको याद करोगे तो अच्छे से याद रखेंगे। ये है कहां पे, कांगड़ा में। कांगड़ा जिला में बताया था लास्ट की तरफ, पूर्व पश्चिम, तो पश्चिम की तरफ। ठीक है, धर्मशाला का ये स्टेडियम हो गया, देखिए दिख रहा है आप सबको, वीडियो पीछे हो रहा है। ठीक है भाई, ये धर्मशाला स्टेडियम हो गया। 3 चीजें बताई थी, और धर्मशाला में आगे एक चीज और हो गई, दलाई लामा मंदिर। कौन सा मंदिर है, दलाई लामा मंदिर। तो आपने 5 मंदिरों की जानकारी यहाँ से ले ली। एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ 5 को, आप भी मन मन में याद करके देखना 5 मंदिर कौन कौन से थे। पहले मंदिर का नाम मैंने क्या बताया था, बाबा बालकनाथ मंदिर। दूसरे मंदिर की अगर बात करें तो दूसरा मैंने क्या बताया था, दलाई लामा मंदिर। तीसरा मंदिर हिडम्बा देवी का मंदिर। बाकी 2 आप बचे हुए आप कमेंट करके मुझे बताइए। दोनों सरल सरल है। बाबा बालकनाथ मंदिर शिव भगवान को समर्पित है। एक मणिकर्ण मंदिर मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो 4-5 मंदिर है, 2-3 बार याद करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। एग्जाम में 4-5 मंदिर देकर आपको राज्य पूछते थे कि ये मंदिर किस राज्य में स्थापित है, तो या एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा, दलाई लामा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो 4 राज्यों के नाम आएंगे, तो वहां पर आप क्या करके आओगे, हिमाचल प्रदेश। आगे देखो, प्रमुख पर्यटन स्थल में एक कुल्लू शहर सबसे शानदार है। लोग अक्सर गर्मियों में घूमने यहाँ पर जाते हैं, सर्दियों में भी घूमने जाते हैं, लगभग सितंबर अक्टूबर में ज्यादातर यहाँ पर जाते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पैराग्लाइडिंग आपको दिखाई दे रही होगी, इस तरीके से पूरा बर्फ से ढका हुआ है। आप एक क्वेश्चन में यहाँ से पूछूं, देखो मैंने थोड़ी देर पहले जब क्लास शुरू की थी तब भी मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ना, ये कौन से वृक्ष है पता है, ये बर्फ में ढक जाते हैं। मैंने बताया देवदार के वृक्ष। कौन सा वृक्ष है, देवदार के वृक्ष। लॉक कर देंगे।
कौन सा वृक्ष है भाई? देवदार के वृक्ष, जो कि यहाँ के राज्य वृक्ष भी है। आगे हम बात करें कुल्लू में एक दूसरा स्थान है, उसका नाम है मनाली। तो ये मनाली शहर आपको नजर आ रहा होगा, इस तरीके से पहाड़ है और ये लोग बाग इकट्ठे हो गए यहाँ पर देखने के लिए, और ये ग्लेशियर पिघल कर फिर नदियों का रूप ले लेती है। तो मनाली भी आपके यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है भाई। भाई अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, देखो हो सकता है कभी कोई इश्यू हो, वो मैं कल ठीक कर दूंगा पूरा सब कुछ। तो अभी लगभग 1 साल बाद में ये हमने क्लास शुरू की इस पर, इनको ज्वालामुखी मंदिर मिनी स्विट्जरलैंड, 1 साल बाद क्लास शुरू की है इस चैनल पर। तो थोड़ी परेशानी हमें भी हो रही है, और अब हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा बढ़िया कर दे और सब कुछ एकदम प्रॉपर वे में सेट कर दे। तो आज के लिए इतना बहुत है। नीचे हम देख लेते हैं कोई और पर्यटन स्थल बच गया हो तो। एक पर्यटन स्थल और बच गया जो कि राजधानी है। तो आपको पता है राजधानी क्या है? शिमला, और शिमला में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश, वास्तव में हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड, 4 धाम जहां बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही राज्य है वो बेहद ही शानदार घूमने के लिए, ठीक है। यहाँ का मौसम भी सुहावना रहता है, और तीनों पहाड़ियां भी यहाँ से अपनी निकलती है, तो देखने के लिए बहुत सारे दृश्य यहाँ पर नजर आते हैं। आगे की क्लास में हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे यहाँ के कुछ नेशनल पार्क्स, पीन वैली, ग्रेट हिमालय, इस तरीके से यहाँ के दर्रे भी हम पढ़ेंगे, एक एक नेशनल पार्क की डिटेल जानेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यूनेस्को धरोहर में यहाँ शामिल कौन कौन सी चीजें हैं, यहाँ पर कालका शिमला रेलवे स्टेशन जो अगली क्लास में हम बात करेंगे, और जीआई टैग कितनी चीजों को मिला हुआ है, यहाँ के प्रमुख नृत्य कौन से हैं, यहाँ के उत्सव कौन से हैं, और यहाँ पर एक अटल सुरंग भी आपको पता हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, जिन्होंने इनका उद्घाटन किया था, और अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसी सुरंग का नाम रखा गया था। तो भाई आज के लिए बहुत ही इतना, बाकी कल की क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो आप अपने टेलीग्राम वाले बॉक्स में जाना, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसको आप क्लिक कर देना, ठीक है। ये सर्च करना टेलीग्राम पर @स्पेलिंग सीड लगाना सक्सीड एग्जाम, ठीक है। मेरी फोटो लगी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लेना, आप चैनल में ऐड हो जाओगे। क्लास हो गई? अच्छा वो हिंदी में बंद कर दिया वाईफाई, शायद वाईफाई कनेक्टेड ऊपर से कनेक्टेड। चलो ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी का कल की क्लास में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा प्रॉपर वे में करेंगे अपन, स्पीकर वगैरह सब कुछ, माउस वगैरह सब कुछ सही करवा देंगे, ठीक है ना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। रिवाइज कर लेना, जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए वो नोट्स भी बना लेना। ओके, गुड नाइट, मिलते हैं अगली क्लास में।